Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. First article is related to manual squenging. Then we're going to talk about ISRO's 100th launch. फिर उसके बाद चाइना का न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड लास्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन. तो सभी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पे पहले आर्टिकल के बारे में बात करें तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कंप्लीटली खत्म कर दीजिए ये मैनुअल स्क्वेंजिंग के जो भी आपको पैरामीटर्स देखने को मिल रहे हैं. मतलब मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या होता है पहले आप इसको समझें एंड फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे. जैसे मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या होता है कि कुछ लोगों को मैनुअली हैंडल करने के लिए कहा जाता है ह्यूमन वेस्ट को, जैसे एक्सक्रीटा, इसमें क्लीनिंग, कैरिंग और डिस्पोज ऑफ ये सभी चीजें आ जाती हैं. अब ये कहीं ना कहीं ह्यूमन डिग्निटी को वायलेट करती है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती है. तो मल्टीपल ओकेजन पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा भी है. जैसे बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कंप्लीटली बैन करने के लिए कहा एंड सभी स्टेट्स को यहां पर कहा कि आप रिपोर्ट सबमिट कीजिए इसकी कंप्लायंस की. खासकर यहां पर फोकस किया गया 6 मेट्रो सिटीज के ऊपर. देन इंडियन यूनियन वर्सेस सफाई कर्मचारी आंदोलन, इस केस में 2023 का जो केस था, सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 14, 17 और 21 के अंडर गिवन है, यानी राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात की जाए या अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के बारे में बात की जाए, राइट टू लाइफ के बारे में बात की जाए, उन सभी को ये वायलेट करता है. देन यहां पे तीसरा केस आता है विल्सन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जहां पर यह एक्नॉलेज किया जाता है कि ज्यादातर मैनुअल स्क्वेंजिंग के केसेस में आपको कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है. तो यहां पे आप प्रोहिबिट करने की बात करते हैं अगेन इस तरह की एम्प्लॉयमेंट को. अब देखिए यहां पर गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था स्टार्टिंग में, दैट इज इन ईयर 1993. इस लॉ का नाम था एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिंग प्रोहिबिशन एक्ट 1993. इस एक्ट में पहली बार हमने स्टेप लिया था मैनुअल स्क्वेंजिंग को रोकने के लिए, बट लॉ ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया तो ये प्रैक्टिसेस फिर भी कंटिन्यू रही. देन 2013 में गवर्नमेंट लेके आई प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013. इसमें रिहैबिलिटेशन के ऊपर भी फोकस किया गया और मैनुअल स्क्वेंजिंग को रोकने के ऊपर भी फोकस किया गया. यहां पर इसके ऑल्टरनेट के तौर पे मैकेनिज्म जो आप मशीन्स वगैरह यूज करके क्लीनिंग कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करने की बात की गई. देन यहां पर इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी उस समय पे बनाई थी. बाद में लॉ खत्म हो गया तो इसके बाद ये नॉन स्टैट्यूटरी हो गई. तो दैट वाज नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी. अब यहां पे गवर्नमेंट ने रिहैबिलिटेशन के लिए एक नमस्ते स्कीम निकाली, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम. यहां पर हजार्डियस क्लीनिंग प्रैक्टिसेस को खत्म करने के बारे में बात की गई और कैसे मशीन्स के थ्रू हम क्लीनिंग कर सकते हैं इसके ऊपर फोकस करने की बात होती है. अब इसके साथ साथ हमने 2-3 चीजें और भी की, जैसे सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज. अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने 100% सीवेज एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग मशीन्स के थ्रू करने की बात की एंड ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर 2007 की स्कीम थी जहां पर रिहैबिलिटेशन और स्किल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया गया. अब डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें आपको यहां पे याद रखनी है. इंडिया में आज की डेट में 465 ऐसे आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आज की डेट में एक भी मैनुअल स्क्वेंजिंग के केस को रजिस्टर नहीं मिलता, जहां मतलब कोई वहां पर ऐसा केस नहीं है. बट अभी भी 300 के करीब आपके ऐसे गांव हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट करती है. 600 लोगों ने स्क्वेंजिंग के कारण इनकी डेथ हुई है 2016 से 23 के बीच में, ऐसा नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के डाटा के अकॉर्डिंगली हमें पता लगता है. एंड अभी भी 48,000 पीपल आइडेंटिफाई किए गए एज ए स्क्वेंजर्स और ये 17 स्टेट्स के आसपास है. ज्यादातर केसेस में यहां पे ये पाया गया कि शेड्यूल कास्ट से जो ये लोग बिलोंग करते हैं उनको इनके कास्ट के बेसिस पे इस तरह की एम्प्लॉयमेंट के लिए फोर्स किया जाता है. तो मतलब 89% लोग जो हैं वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और ये एक तरह से कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है.
अब देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है हमारे पास, लॉ है बट लॉ का इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहां पे रिहैबिलिटेशन के टाइम पे जो कंपनसेशन की बात की गई थी वो टाइमली डिलीवर नहीं हो पा, साथ के साथ इक्विपमेंट्स जो हैं उनकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और मेंटेनेंस हो भी नहीं पा रही है, तो इसकी वजह से भी मशीन्स का यूज़ कम होता जा रहा है। एंड अगर हम बात करें छोटे टाउन्स और रूरल एरियाज है, यहां पर ये फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, तो इस वजह से भी, क्योंकि इन जो लोकल बॉडीज है इनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो इतनी महंगी मशीन्स खरीद सके, तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे साथ। अब कहते हैं कि क्या इसका वे फॉरवर्ड होना चाहिए। पहली चीज तो यह कि स्टेट गवर्नमेंट को एफिडेविट जो फिल करना है 13 फरवरी तक, यहां पर आप ये इंश्योर करें कि कंप्लीट इरेडिकेशन हो सके, इसको आप इंश्योर कीजिए। अगर कोई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता उनके ऊपर पेनल्टीज इंपोज कीजिए आप। साथ के साथ यहां पर सर्वे कंडक्ट कीजिए, रियल टाइम डाटा आप कलेक्ट कीजिए, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम ठीक से मॉनिटर कर सके। एंड एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडी आप बनाइए जो लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर फोकस करे। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप जैसे मैनुअल स्क्वेंजर्स को देखेंगे तो उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनको कोई ऑल्टरनेटिव रोजगार नहीं मिल पाता है। तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आपको फोकस करना होगा, यहां पर ऑल्टरनेट लाइवलीहुड के ऊपर आपको फोकस करना होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे ताकि वर्कर्स ठीक से मशीन्स को हैंडल कर सके, वो भी बहुत जरूरी है। एंड यहां पर सोशल प्रोटेक्शन, एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर भी फोकस करना होगा ताकि इस प्रॉब्लम को हम कम कर सकें। सो दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसरो ने अपना 100th मिशन यानी 100वां मिशन लॉन्च किया है। अब इस मिशन में हमने नेविक की एक सैटेलाइट को प्लेस किया है। अब नेविक क्या है, सबसे पहले आप इसे समझें। यह हमारा एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जिसको ओरिजिनली हम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जानते थे, बाद में इसको नेविक के नाम पे कहीं ना कहीं रीनेम कर दिया। अब ये इंडिया के बॉर्डर के बियॉन्ड 1500 किलोमीटर तक के बॉर्डर को, मतलब एरिया को सर्वे कर सकता है, दैट इज देयर। एंड इसके अंदर दो तरह के मैकेनिज्म है, एक मिलिट्री यूज के लिए दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एंड एक स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज, ये सभी के लिए ओपन है और यहां पर 20 मीटर तक की आपको एक्यूरेसी देखने को मिलती है। अब दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम है, जैसे यूएसए का जीपीएस, ग्लासनॉस रशिया का, बाइडू चाइना का एंड गलीलियो यूरोप का। अगर बात की जाए इंडिया के इस नेविक कॉन्स्टलेशन में आपकी टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं जो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस की गई हैं। 4 जैसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में और 3 आपकी जियो स्टेशनरी पोजीशन पे हैं। अब देखिए अगर यहां पर देखा जाए तो ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और कम्युनिकेशन सैटेलाइट बहुत हैवी होती है, तो इस वजह से इसे लॉन्च किया गया आपके जीएसएलवी के थ्रू। अब जीएसएलवी आपका 3 स्टेज रॉकेट लॉन्चर है जिसमें पहली स्टेज सॉलिड, दूसरी लिक्विड एंड तीसरी क्रायोजेनिक होती है। अब यहां पे आपको याद रखना है कि इसके थ्रू ही हमने चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 एंड गगनयान मिशन को भी लॉन्च करने की सोची है। अब हम फिलहाल के लिए इंडिया के अलग अलग रॉकेट लॉन्चर्स को भी समझते हैं और थोड़ा अपने इसरो के बारे में भी समझते हैं। इसरो बेसिकली 1969 में आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। वैसे स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया था हमने 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर। बाद में एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट हमारा स्पेस के लिए बनाया गया 1972 में, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। एंड 1969 ये वही ईयर है जब मून के ऊपर यूएसए ने लैंडिंग की थी। हमने अपना पहला इंडिजिनस जो रॉकेट लॉन्चर बनाया था दैट वाज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के नाम से जाना जाता है, जिससे हमने रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इट वाज 1980s जब हमने इसे लॉन्च किया। अब जो आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसके बाद ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लाया गया था, क्योंकि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की कैपेबिलिटी 40 kg के लोड को ही लेके जाने की थी। उसके बाद 150 kg के लोड के साथ आपका ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आता है। एंड देन हमारा सबसे भरोसेमंद दैट इज PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लाया जाता है। इसके 3 वेरिएंट है, जैसे स्टैंड अलोन, कोर अलोन और इवन एक्सेल वेरिएंट्स। तो आप उसको भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं कि अलग अलग 3 वेरिएंट्स हैं इसके। अभी हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो हमारे बहुत सारे मिशंस हैं, जैसे हम अपना एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बिल्ड करना चाहते हैं जो कि हेवी सैटेलाइट्स को भी लेके जा सके
जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में भी एंड लोअर अर्थ ऑर्बिट में भी। अब यहाँ पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए गगनयान मिशन जाना है, फिर लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है हमारा, देन शुक्रयान मिशन है, और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंडियन स्पेस स्टेशन भी हमारा टारगेट है बाय 2035। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है फ्यूजन और एक होती है फिशन। फ्यूजन रिएक्शन जहां पर दो एलिमेंट्स आपके कंबाइन करके एक हेवी एलिमेंट फॉर्म करते हैं, इससे भी एनर्जी जनरेट होती है, बट यहां पर रिएक्शन कंडक्ट करने के लिए आपको प्लाज्मा स्टेट में इन एलिमेंट्स को लेके जाना पड़ता है, जिसके लिए बहुत हाई हीट की रिक्वायरमेंट होती है। अब प्रॉब्लम इसमें यह होता है कि इस प्लाज्मा स्टेट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ अगर हम फ्यूजन रिएक्शन की बात करें, यहां पर एक हेवी एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है लाइटर एलिमेंट्स में, जहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि इसमें क्रिटिकलिटी होती है कि सबसे पहले अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपका यहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने का खतरा रहता है, जैसे फुकुशिमा डाइची के बारे में आपने सुना होगा या आपने चेरनोबिल के बारे में सुना होगा। एंड दूसरा जो सिनेरियो यहाँ पे, इसका जो वेस्ट जनरेट होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, और ये रेडियो एक्टिव वेस्ट है, तो इसको डिस्पोज ऑफ करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। बट फ्यूजन रिएक्शन में ऐसे बहुत कम चैलेंजेस है हमारे पास। अब हुआ क्या है, पहले आप उसे समझें, फिर इस टेक्नोलॉजी के बारे में एडवांटेजेस को हम समझते हैं। चाइना ने अभी 17 मिनट लगभग 1000 सेकंड के लिए अपने एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक यानी ईस्ट रिएक्टर को एक्टिवेट किया। यानी ये पहले 400 सेकंड तक हम कर पाए थे और अब 1000 सेकंड तक कर पाए। यानी अब हम एक स्टेप और क्लोजर आ चुके हैं टू फॉर्मली कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी को इनेबल करने के लिए। ये सेम वही टेक्नोलॉजी है जो सन के अंदर वर्क करती है, जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स के अंदर भी फ्यूजन रिएक्शन ही होती है आपकी, जहां पर दो एटॉमिक न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करते हैं और इससे एक वास्ट एनर्जी आपकी रिलीज होती है। अभी करंटली फ्यूजन रिएक्टर्स किसी के पास नहीं है, बट यस, ये कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस कर देगा। एंड अपने पास फ्यूल की भी अनलिमिटेड सप्लाई है, जैसे डेट्रियम और टेट्रियम, ये हाइड्रोजन के दो आइसोटोप है, जैसे हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 12 एंड हाइड्रोजन 13। तो ये 2 और 3 टेट्रियम टेट्रियम, ये जो आपके हाइड्रोजन है, ये आपस में कंबाइन करके ये हीलियम प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर इसी हीलियम की फॉर्मेशन के टाइम पे आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब देखिए, दुनिया में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो कि फ्रांस में चल रहा है। इसमें चाइना भी पार्टिसिपेट कर रहा है। चाइना के अलावा इंडिया, यूएस, यूरोपियन यूनियन, रशिया, जापान एंड साउथ कोरिया भी इसके पार्ट हैं। अब इसमें 2025 तक हम खुद का एक न्यूक्लियर रिएक्टर, फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर क्रिएट करने की बात करते हैं। ऐसा ही इंडिया के अंदर भी आदित्य करके एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जो फ्यूजन रिएक्शन से ही डील करता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट, यहां पे यूएसए भी ये कह चुका है कि 2028 तक दे माइट बी एबल टू हैव 50 मेगावाट फ्यूजन पावर का एक लाइक आप ये कह सकते हो कि रिएक्टर ये बना पाएंगे। एंड 400 मेगावाट का ग्रिड स्केल फ्यूजन पावर 2030 तक यूएसए यहां पर बिल्ड करने की बात कर रहा है अंडर कॉमनवेल्थ फ्यूजन के अंडर। अब देखिए, इसके बेनिफिट, जैसा मैंने आपको कहा कि आपके पास एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन से बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी जनरेट होती है। एंड इवन लॉन्ग ड्यूरेशन के आपके स्पेस प्रोग्राम के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। एंड इससे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज लाइक प्लाज्मा फिजिक्स, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स एंड मटेरियल साइंस, इनके बारे में आपकी नॉलेज और ज्यादा इंप्रूव होगी। जो आपकी डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज के ऊपर फॉसिल फ्यूल के लिए, वो डिपेंडेंसी भी रिड्यूस होगी। एंड इवन जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है कार्बन एमिशन की, उसमें भी ये आपका हेल्प करेगा। तो मतलब क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी है, अबंडेंट सप्लाई है आपके पास, जो कि सी वाटर या लिथियम से आप जनरेट कर सकते हैं। एंड अगर आप एक सिंगल ग्राम फ्यूजन फ्यूल को यूज करते हैं तो 8 टन कोल की रिक्वायरमेंट को आप एलिमिनेट कर देते हैं। तो दैट्स व्हाई मैं आपको कह रहा हूं कि क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें अगर किसी भी तरह का कोई रन अवे हो जाता है या मेल्टडाउन हो जाता है तो अपने आप से ही ये रिएक्शन रुक जाएगी, बिकॉज जब कंडीशन कंड्यूसिव नहीं होती है, ऑप्टिमल कंडीशंस नहीं होती है,
तो ये रिएक्टर्स अपने आप वर्क करना, फंक्शन करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर ये भी अपना बेनिफिट आ जाता है। तो इसका यूज स्पेस टेक्नोलॉजी में, वाटर प्योरिफिकेशन में, पावर जनरेशन में, इंडस्ट्रियल और मिलिट्री यूज में भी देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्रीज में खासकर स्टील, एल्यूमिनियम और आपकी केमिकल इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्रीज में। तो चैलेंज क्या है? जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज, सुपर कंडक्टिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो भी अनस्टेबल है वैसे भी सुपर कंडक्टिंग। तो एनर्जी जितनी ये कंज्यूम कर रहा है, उससे ज्यादा एनर्जी अगर प्रोड्यूस करेगा तभी इसका बनाने का फायदा है। मोर ओवर इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जैसे ये जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, इसमें $30 बिलियन अभी तक इन्वेस्ट कर चुके हैं। सो दैट्स व्हाई ये हमारे सामने कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम इसको कहीं ना कहीं ओवरकम कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आइए अब बात करते हैं, कैबिनेट ने अप्रूव किया क्रिटिकल मिनरल मिशन को, जिसमें 16,000 करोड़ हम देंगे। अब देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं? वो आपके एसेंशियल मिनरल्स जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, जैसे लिथियम, निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, गैलीलियम एंड जर्मेनियम। अब देखिए, आज की डेट में ऑलमोस्ट 80% जितना भी क्रिटिकल मिनरल्स इंडियन इकोनॉमी में यूज होता है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी को रिड्यूस करना चाहते हैं कि हम अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करें, डोमेस्टिक और ओवरसीज मिनरल एक्सप्लोरेशन को बूस्ट करें, एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर हम और ज्यादा आगे बढ़ें। तो आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये हम फोकस कर रहे हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स की पूरी सप्लाई चेन को हम अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सके। अब द थिंग इज, ये जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं वो हाई एंड टेक्नोलॉजीज में यूज होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, क्लीन ट्रांजिशन के लिए जरूरी है, ई व्हीकल्स के लिए जरूरी है, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, स्पेस सेक्टर, मेडिसिन सेक्टर, ईच एंड एवरी सेक्टर में इनकी रिक्वायरमेंट है। अब देखा जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, कि डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को हम बूस्ट करेंगे ताकि इंडियन कंट्री में या ऑफशोर हम बेटर एक माइनिंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर सके, कि इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा खुद की ही प्रोडक्शन हो, उसके ऊपर फोकस है। फिर रिसाइकलिंग पार्क्स के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। ऐसे ही सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल को हमने सेटअप किया, R&D इंप्रूव करना चाहते हैं ताकि एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग में हम टेक्नोलॉजी बिल्ड कर सकें। एंड हम कहीं ना कहीं ओवरसीज कोलैबोरेशंस भी कर रहे हैं प्राइवेट एंटिटीज के साथ विदेशों में, ताकि हम जो रिसोर्स रिच नेशन है उनके साथ डाइवर्सिफाई कर सके अपने इंपोर्ट्स को। देन यहां पर हम इंसेंटिव प्रोवाइड करने की बात करते हैं कि मिनरल एक्सप्लोरेशन में। देन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों को ही इसमें यूज करने की बात करते हैं। इट्स जस्ट नॉट कि पब्लिक सेक्टर ही इसमें इन्वेस्ट करेगा, प्राइवेट सेक्टर भी इक्वल रोल प्ले कर सकता है। तो इंटायर लाइफ साइकिल, जैसा मैंने आपको कहा, वो हमारा फोकस है। एंड हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जो जैसे गवर्नमेंट ने वेरियस ओकेजन्स पे काफी सारे एक्ट्स वगैरह लाके इस पूरे सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश की है, हम इससे अपने स्टार्टअप्स, MSME को कहीं ना कहीं प्रमोट कर सके। तो कहते कि भाई अभी 24 स्ट्रैटेजिक मिनरल ऑक्शंस किए हमने ब्लॉक्स को, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग ने किए। इवन हमने माइन एंड मिनरल एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया 2023 में, ताकि इनकी एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग को इंप्रूव किया जा सके। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पोटेंशियल 368 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स को कहा है कि हम नेक्स्ट 3 साल के अंदर फिनिश करें, मतलब फाइनलाइज करेंगे। हमने काबिल के थ्रू अर्जेंटीना में माइंस को कहीं ना कहीं अभी लाइक इनका कॉन्ट्रैक्ट लिया है अभी। देन कस्टम ड्यूटी भी हमने 2024-25 के बजट में रिड्यूस की, ताकि जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो इंडिया में उनका फ्लो हम इंप्रूव कर सके। तो अभी हम ग्लोबल पार्टनरशिप के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जैसे चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन नेशंस के साथ। बस हमें थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और वैसे तो अगर आप देखिए, चाइना और कनाडा के साथ तो अपने रिलेशन अच्छे हैं ही नहीं, बट ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अफ्रीकन नेशंस, इनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। अपने पास अभी क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमें यह भी देखना होगा कि कैसे हम इस टेक्नोलॉजी को इंडिजिनसली बिल्ड कर सके। कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न रहते हैं। माइनिंग के टाइम पे बहुत बार डिफॉरेस्टेशन की जाती है, जिससे हैबिटेट लॉस और जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। तो हमें उसको भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करने के ऊपर फोकस करना होगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही था।
धन्यवाद।